हेलो वंस अगेन। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने जाना था सेल साइकिल के बारे में, और सेल साइकिल के बारे में हमने जाना इंटरफेस के बारे में कि इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, उसमें हमने फेजेस पढ़े। इंटरफेस में हमारा गैप वन फेज आता है, सिंथेसिस फेज आता है, गैप टू फेज आता है। तो बेसिक सी बात है, आज की क्लास में हम लोग खत्म करने वाले हैं हमारा सेकेंड फेज, दैट इज माइटोटिक फेज। ठीक है, माइटोटिक फेज या फिर इसको हम बोल सकते हैं माइटोसिस। चलिए, माइटोसिस के बारे में पहले एक दो फीचर जान लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। वाई? क्यों बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि जो नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के वो सेम रहता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम। ठीक है, मान लीजिए एक सेल है जिसमें 4 क्रोमोसोम है और वो 2 सेल बना दे रहा है, तो दोनों में कितने कितने क्रोमोसोम आएंगे? 4 4 क्रोमोसोम आएंगे। तो इसलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। दूसरी खास बात, इट मोस्टली अकर्स इन द केस ऑफ सोमैटिक सेल्स। ठीक है, हमेशा कहाँ होता है? सोमैटिक सेल्स में, मतलब हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं अदर देन गैमीट्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है माइटोसिस के बारे में कि क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, ये तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूं तो माइटोसिस में आपको क्या पता होना चाहिए कि मान लीजिए एक डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, कैसा सेल है? डिप्लॉयड सेल है, उसमें माइटोसिस हो रहा है। तो जो नया सेल बनेगा वो भी कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। ठीक है, या फिर मैं कह दूं एक हैप्लॉयड सेल है, उसमें माइटोसिस हो रहा है, तो जो नया सेल बनेगा वो भी कैसा बनेगा? हैप्लॉइड ही बनेगा। तो इससे हमें ये प्रूव हो जाता है कि माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम का नंबर कैसा रह जा रहा है? इक्वल रह जा रहा है, वहां पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसीलिए ये ज्यादातर सोमैटिक सेल्स में होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले कर रहा है, ग्रोथ में, रिपेयरमेंट में, रिप्लेसमेंट में, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, चलिए, तो लास्टली हमने डिस्कस किया था कि माइटोसिस में 4 फेज होते हैं, जिसमें सबसे पहला फेज आता है हमारा प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज को फॉलो करता है मेटाफेज। मेटाफेज को फॉलो कौन कर रहा है? एनाफेज। और एनाफेज के बाद लास्टली क्या आ रहा है आपका? टीलोफेज। ठीक है, तो ये 4 फेज है माइटोसिस के, और इन चारों को हम मिलाकर क्या बोल देते हैं? कैरियोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियस। और इसको फॉलो करता है कैरियोकाइनेसिस को कौन फॉलो कर रहा है? साइटोकाइनेसिस। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात हो जाती है हमारी कि कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया और टेलोफेज हो गया, जिसको फॉलो करता है साइटोकाइनेसिस। तो आज जो हम जानने वाले हैं सेल डिवीजन का प्रोसेस, वो किसमें जानने वाले हैं? एनिमल सेल में। सिमिलर होता है प्लांट सेल में भी, बस एक दो डिफरेंस आ जाते हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। आज की वीडियो में माइटोसिस खत्म कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस और आपका सेल डिवीजन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम सबसे पहला फेज, यानी कि प्रोफेज। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला फेज है वो कौन सा है? प्रोफेज। तो कहानी कुछ ऐसी है, मान लीजिए मैंने अभी आपसे कहा कि इंटरफेज में सेल ने सारी तैयारियां करी कि अब मुझे डिवाइड होना। अब उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जो जेनेटिक मटेरियल डबल हो चुका है उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब आप एक छोटी सी बात समझेंगे कि जो डीएनए होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, वो कैसा रहता है? पैक्ड रहता है। ठीक है, पैक्ड किसके साथ, किसकी मदद से रहता है? हिस्टोन प्रोटीन की मदद से। किसकी मदद से? हिस्टोन प्रोटीन की मदद से पैक्ड रहता है। अब वो जो पैक्ड फॉर्म होती है इसकी प्रोफे, जो आप नॉर्मल सेल में विजिबल नहीं होती हमें, तो उस पैक्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, वो जो पैक्ड फॉर्म है हमारी वो क्या कहला रही है? क्रोमेटिन फाइबर्स कहला रही है। यानी कि सेल के अंदर आपको कुछ ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिसमें आपको कुछ क्लियर नहीं है कि सेल के अंदर क्या चीज है। सिर्फ आप क्या बोल रहे हैं कि कुछ स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या बोला? क्रोमेटिन फाइबर्स बोला। ठीक है, चलिए, अब मान लीजिए सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि ये एक सेल है। ठीक है, दिस इज अ सेल। ठीक है, ये एक सेल है हमारा। अब इस सेल में मैं आपसे कहूं कि ये न्यूक्लियर एनवलप है और इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल लाई कर रहा है, जिसको मैंने क्रोमेटिन फाइबर बोल दिया।
अब ये डबल्ड हो चुका है, डबल्ड हो चुका है क्योंकि इंटरफेज में एक फेज आया था हमारा एस फेज, तो एस फेज में क्या हुआ था, जेनेटिक मटेरियल डबल हो चुका था। यानी कि अब इसके अंदर कैसा जेनेटिक मटेरियल है, डबल जेनेटिक मटेरियल है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये क्रोमेटिन फाइबर, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, और कैसे, कंडेंसेशन करके। ठीक है, क्या करके, कंडेंसेशन करके। तो प्रोफेज में सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने यही आता है क्या, कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स बिगिंस। ठीक है, जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात हमारी समझ में आ गई कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया किसका, क्रोमेटिन फाइबर का। ठीक है, चलिए अब इसको डायग्राम से समझेंगे, बहुत अच्छा डायग्राम है प्रोफेज का यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये रहा हमारे सामने प्रोफेज। अब इस डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं, आपको दो दिख रहे हैं प्रोफेज, एक अर्ली प्रोफेज दिखा रहा है और एक लेट प्रोफेज दिखा रहा है। तो अर्ली प्रोफेज में आप क्या देख पा रहे हैं, अर्ली प्रोफेज में आप देख पा रहे हैं कि आपको ये जेनेटिक मटेरियल कैसा दिख रहा है, बिल्कुल फ्रीली लाई पड़ा हुआ, मतलब फ्रीली पड़ा हुआ है और कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर अपीयर नहीं हो रहा है। बट जैसे जैसे प्रोफेज खत्म होने के लिए आ रहा है तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रहा है और उस प्रॉपर स्ट्रक्चर को हम क्या बोल दे रहे हैं, क्रोमोसोम्स बोल दे रहे हैं। ठीक है, एंड दिस प्रॉपर स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम्स। इसको हमने क्या बोल दिया, क्रोमोसोम बोल दिया। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, प्रोफेज में क्या हो रहा है हमारा, कंडेंसेशन हो रहा है और अनटैंगलिंग हो रही है। ठीक है, यानी कि जो टैंगल्ड था, आपस में फंसा हुआ धागे जैसे हैं, वो बिल्कुल फ्री हो रहे हैं और फ्री होके किस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, फ्री होके क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिससे कि जेनेटिक मटेरियल इजिली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। दूसरी खास बात क्या है, इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी तभी तो ये जेनेटिक मटेरियल बाहर आएगा। मान लीजिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, तो जब तक ये चीज गायब नहीं करोगे तो ये बाहर कैसे आएगा, बराबर कैसे बटेगा। ठीक है, तो ये गायब होना शुरू हो जाती है। दूसरी खास बात एक और है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी आपका क्या हो जाता है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली एंड आते आते जो हमारा प्रोफेज है वो गायब हो जाता है। तो एंड आते आते आपने क्या देखा कि न्यूक्लियोलस गायब हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, गोल्जी बॉडीज गायब हो जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो जाता है, ये सारी चीजें डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेज। प्रोफेज खत्म होते होते ही हमारा दूसरा स्टार्ट हो जाता है फेज, दैट इज मेटाफेज। ठीक है, जब भी आप किसी क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट फेज, बेस्ट फेज टू ऑब्जर्व क्रोमोसोम्स। ठीक है, अगर आप क्रोमोसोम्स को देखना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट फेज है जिसमें आपको क्रोमोसोम बहुत अच्छे से दिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो ये है मेटाफेज। उससे पहले एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं कि ये जो हमारा प्रोफेज है इसमें एक चीज और फॉर्म होना शुरू हो जाती है, जो डिसअपियर, जो हमारी एस फेज में आई थी। एस फेज में हमारी एक चीज का फॉर्मेशन हो गया था जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। ठीक है, क्या बोल दे रहे हैं उसको, सेंट्रियोल बोल दे रहे हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स। यानी कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये पोल्स, अगर मैं इसको बोलूं तो यहाँ पर सेंट्रियोल्स आ जाएंगे, ये यहाँ पर। ठीक है, सेंट्रियोल्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और उनसे कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिन धागे नुमा स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, क्या बोल दे रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स। तो ये चेंजेस हम देखने के लिए मिलते हैं किसमें, प्रोफेज में। तो प्रोफेज में देखो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए प्रोफेज के बारे में कि प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद मेटाफेज शुरू करते हैं। मेटाफेज में मैंने डायग्राम दे दिया है। अब मेटाफेज की क्या खास बात है कि ये बेस्ट फेज है जिसमें आप ऑब्जर्व करते हैं किसको, क्रोमोसोम्स को। और खास बात, जो स्पिंडल फाइबर्स पीछे बने थे वो अटैच्ड हो जाते हैं यहाँ पर किसके साथ, क्रोमोसोम के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं क्रोमोसोम का,
तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आप क्या समझेंगे कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, देयर इज नो स्पेसिफिक पॉइंट, ये सिर्फ एक कॉन्स्ट्रिक्शन है, और इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोल देते हैं इस कॉन्स्ट्रिक्शन को, सेंट्रोमियर। और इसी पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। अब मान लीजिए ये सेंट्रोमियर है, तो यहां पर ये दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर हो जाएंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, काइनेटोकोर बोल देंगे। तो ये हमें काइनेटोकोर्स यहां पर अपीयर हो रहे हैं। अब जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, हमारे काइनेटोकोर से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो धागेनुमा स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, दीज आर नोन एज स्पिंडल फाइबर्स, और स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे हैं किससे, काइनेटोकोर से। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है पर इसमें पूरा कवर कर देंगे इसको। फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं। दूसरा, अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर्स, काइनेटोकोर्स के ऊपर स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट हो जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो खास बात आप क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक इक्वेटर पर अलाइन हो गए हैं। ठीक है, यानी कि इक्वेटर पर अलाइनमेंट हो जाता है क्रोमोसोम्स का, और इसी को हम बोलते हैं मेटाफेस प्लेट। क्या बोल देते हैं, मेटाफेस प्लेट। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक फीचर है मेटाफेस का, क्या, अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटर, कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स आप देख पा रहे हैं इक्वेटर पर अलाइन हो गए, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लिया है इक्वेटर पर, और सेंट्रियोल से क्या फॉर्म हो गया है, स्पिंडल फाइबर, जो कि अटैच हो गया काइनेटोकोर से। अब कहानी कुछ नहीं है, जो हमारा नेक्स्ट फेज आता है जिसको हम बोल दे रहे हैं एनाफेज। ये भी इंपॉर्टेंट फेज है हमारा। एनाफेज में क्या होता है कि मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, दिस इज अ क्रोमोसोम। तो ये वाला पोर्शन जो है इसका, इतना पोर्शन अलग मूव कर जाता है और इतना पोर्शन अलग मूव कर जाता है। कहने का मतलब ये है, इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोल देते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इससे एक छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है हमारे, इससे हमारी एक छोटी सी बात ये समझ में आ रही है कि क्रोमोसोम इज द डबल्ड जेनेटिक मटेरियल, है ना, कि क्रोमोसोम क्या है, डबल्ड जेनेटिक मटेरियल है, कि उसमें डबल जेनेटिक मटेरियल हो रखा है, जिससे कि जब क्रोमैटिड्स का सेपरेशन हो रहा है तो एक सेल को 1 यूनिट और दूसरे सेल को भी 1 यूनिट क्रोमोसोम से जेनेटिक मटेरियल की मिल रही है। ठीक है, चलिए, तो इस फेज में क्या होता है, हमारा अटैचमेंट हो जाता है मेटाफेज में, और खास बात क्या है, हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा क्रोमैटिड्स का। ठीक है, देखो बहुत अच्छा डायग्राम से आप समझेंगे इसको। आप इसमें देख पा रहे हैं क्या, कि ये जो क्रोमैटिड्स थे ये अलग होकर टुवर्ड्स द पोल मूव करना शुरू कर दिए हैं, है ना। मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये आके अटैच हो रहा है स्पिंडल फाइबर, एक स्पिंडल फाइबर ये आके अटैच हो रहा है। तो इस वाले ने इसको खींचना शुरू किया। तो ये कैसे खींच रहा है, ये कुछ ऐसे खींच रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे ये इसकी तरफ को जा रहा है, पोल की तरफ को, और इस वाले ने जब इसको खींचना शुरू किया तो ये कैसे खींच रहा है, ये कुछ इस डायरेक्शन में खींच रहा है जब ये इसको खींच के ले जा रहा है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको अपीयर होता है, वी शेप्ड अपीयर होते हैं, जे शेप्ड अपीयर होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्रोमोसोम, कि कौन से टाइप का क्रोमोसोम है उसके बेसिस पर शेप अपीयर हो जाती है। तो एनाफेज का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो क्रोमैटिड्स होते हैं, क्रोमैटिड्स गेट्स सेपरेटेड या डिटैच्ड। ठीक है, जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेपरेटेड हो जाते हैं या डिटैच्ड हो जाते हैं, एंड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स। किसकी तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं, टुवर्ड्स द पोल्स। ठीक है, दिस इज द मेजर पॉइंट। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया है, और आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, देखो कि यहां पर थोड़ी सी फरोइंग शुरू हो गई है। इसको क्या बोल दे रहे हैं, फरोइंग। ये किस में देखने के लिए मिलेगी हमें, एनिमल सेल में, याद रखना। सिर्फ किस में देखने के लिए मिलेगी, एनिमल सेल में। तो यहाँ पर फरोइंग शुरू हो गई। अब हमारा लास्ट आता है, दैट इज फोर्थ फेज, टीलोफेज। टीलोफेज हमारा रिवर्स कर दीजिए प्रोफेज को, कुछ नहीं है इसमें, जो जो चीजें प्रोफेज में गई थी वो सब वापस आना शुरू हो जाएंगी, और वापस आने के साथ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा टीलोफेज में, कि 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। कितने न्यूक्लियस का, 2 न्यूक्लियस का, और
जो जो चीजें आपकी हो रही थी यहां पर क्या शुरू हो जाएगा, डीकंडेंसेशन, यानी कि जो क्रोमोसोम्स थे उनसे क्या बनना शुरू हो जाएगा, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमोसोम से क्या बनना शुरू हो जाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स बनना शुरू हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, फिर से रीअपियर्स, ठीक है, और न्यूक्लियोलस आ जाएगा, रीअपियर्स। तो इट इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज, यानी कि एक तरीके से क्या है, प्रोफेज का रिवर्स है। जैसे प्रोफेज में वो उसका उल्टा हो गया इसमें सब कुछ। और खास बात है आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। देखो अब यहाँ से सिर्फ ये टूट जाएगा और एक से कितने सेल बन जाएंगे, दो, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। चलिए, तो लास्ट आता है हमारा टीलोफेज, हो गया, खत्म हो गया। फिर हमारा आता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें हमारा डिवीजन हो रहा है किसका, साइटोप्लाज्म का, ठीक है। साइटोकाइनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। किसका डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का, ठीक है। खास बात अभी समझेंगे कि क्या होती है, दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। देखो साइटोकाइनेसिस क्या हो गया, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कि अब साइटोप्लाज्म बंटना है और सारे काम हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, एनिमल सेल में मैंने बताया था, देखो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाती है, फरोइंग स्टार्ट हो जाती है, और फरोइंग अंदर की तरफ बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और बढ़ते बढ़ते आपको एक से कितने सेल मिल जाते हैं, दो सेल मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर एनिमल सेल की बात करें तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स बाय फरोइंग, ठीक है। कैसे स्टार्ट हो रहा है, फरो का फॉर्मेशन होके, ठीक है। बट प्लांट सेल की बात करें अगर, तो इसमें एक बहुत ज्यादा रिजिड और थिक सेल वॉल होती है। क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो ये सेल वॉल फरो नहीं बनने देती, इंस्टीड यहां पर एक अंदर से ही बाहर की तरफ क्रिएट हो जाता है गैप, एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो टूटना शुरू हो जाता है साइटोप्लाज्म, और वहां से फॉर्मेशन होता है किसका, सेल प्लेट का, ठीक है। तो सेल प्लेट यहां से बाहर की तरफ बढ़ के इसको दो भाग में तोड़ देती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो, देखो एनिमल सेल में तो बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है साइटोकाइनेसिस, और प्लांट सेल में अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है साइटोकाइनेसिस। तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। देखो मैंने बहुत शॉर्ट और कंसाइज करके आपको माइटोसिस बता दिया है। फिर से आपको एक बार रिमाइंड अप करा देता हूं, माइटोटिक में मैंने सारी चीजें आपको बता दी क्या क्या हो रहा है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर देखो क्या क्या फेज है हमारे एनिमल सेल में, मैंने डिस्कस किया। उसके बाद देखो प्रोफेज में मैंने फेजेस बता दी, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद मेटाफेज बता दिया, मेटाफेज प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट भी बोल देते हैं। एनाफेज बता दिया, स्टार्ट कर देते हैं मूविंग अपोजिट पोल्स की तरफ। और लास्टली टीलोफेज में रिवर्स हो जाता है जो जो आपका प्रोफेज में हो रहा था, ठीक है। और ये हमारा साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं हुई है वीडियो, लगभग 20 मिनट की वीडियो है, आप इसको पूरा समझ जाएंगे 20 मिनट में। नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस करा दूंगा और फिर उसके बाद हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस।